Hello everyone, welcome to Target Defense Academy. So here I have brought newspaper support program जिससे आपको पता लगे कि आप SSB में न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ सकते हैं. ठीक है. SSB इंटरव्यू में न्यूज़पेपर का कहाँ रोल है. न्यूज़पेपर के रोल है आपके GD में, लेक्चरेट में और इंटरव्यू में. आपको पता होना चाहिए कि देश और दुनिया में क्या चल रहे हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट अ लिटिल कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट. ठीक है. तो आज के इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस को कवर करने वाले हैं. एज अ प्रोटोटाइप आई हैव चोजन डेट 6 जुलाई. ठीक है, ये 6 जुलाई की न्यूज़पेपर है. फाइन फाइन. सो न्यूज़पेपर को हम लिटिल डेप्थ में कवर करने वाले हैं बिकॉज यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि भाई पूछना है, जो पूछना है पूछ लो. वी हैव ऑलरेडी रेड दैट. ठीक है, चलिए. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज़, इट इज़ लिटिल काइंड ऑफ अ फैक्चुअल न्यूज़, है ना. आर्म फोर्सेज में जो अग्निवीर के रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, तो आफ्टर द एंड ऑफ द 4 ईयर उनको क्या है, रिटायर कर देते हैं. फाइन. इट इज़ अ काइंड ऑफ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना. 4 सालों के लिए अग्निवीर को रिक्रूट किया जाता है. तो एज पर द करेंट स्कीम क्या है, 25%. हाउ मच? करेंटली 25% को रिटेन कर लिया जाता है विद इन द आर्म फोर्सेज एंड रेस्ट ऑल 75% टेक द एग्जिट आउट ऑफ आर्म फोर्सेज. तो फिलहाल उनकी परफॉर्मेंस जो रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया, उनके दे परफॉर्म्ड एग्जेम्पलरी वेल. उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए आर्म फोर्सेज ये अपील कर रही है सरकार से कि रिटेंशन को बढ़ाया जाए. जो करेंटली 25% है इसको बढ़ाया जाए. ठीक है. से फॉर एग्जांपल नेवी कह रही है हमें 75% रिटेंशन चाहिए, है ना. इंडियन एयरफोर्स एंड आर्मी कह रही है 50% रिटेंशन. हाउएवर अभी सरकार ने इस पर कुछ फाइनल डिसीजन बताया नहीं है, बट in the times to come we can see that happening. Fine. चलिए. So beyond it, let's talk about another topic which is related to environment. आजकल देखो तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना. आप लोग भी अपनी सेहत का ध्यान रखिए. तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है. इस बार कहा जा रहा है कि सुपर अल नीनो है, मतलब बारिश बहुत कम होगी. अल नीनो क्या है शॉर्ट में, चलिए वो भी बता देते हैं. अल नीनो बेसिकली एक फिनोमेना है. आप लोग रिटन एग्जाम के लिए तो पढ़े होंगे, है ना. इट इज़ कवर्ड अंडर क्लास 9th एंड 10th के जो NCERT है उसमें कवर्ड है. फाइन. तो अगर देखिए तो ये हमारे साउथ अमेरिका की मैप हो गई. बीच में ये ऑस्ट्रेलिया आता है. देन यू हैव इंडियन ओशन जिसमें यहाँ इंडिया भी आता है. ठीक है. फाइन. तो नॉर्मली यहाँ क्या होता है, यहाँ पर कोल्ड करंट होते हैं. यहाँ पर पेरूवियन, यहाँ पेरू है, पेरू. तो पेरू के जो कोस्टल रीजन है ना, यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, कोल्ड करंट होता है. बट इन सम स्पेसिफिक ईयर बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन दिस कोल्ड करंट गेट्स रिप्लेस्ड विद वार्म करंट. ठीक है. कोल्ड करंट रिप्लेस हो जाते हैं, इसके जगह पे वार्म करंट आ जाता है. तो चूंकि यहाँ पर एक वार्म रीजन क्रिएट हो जाता है, ऑन इन दिस रीजन यू विल फाइंड द लो प्रेशर एरिया गेट्स क्रिएटेड. तो आपने बेसिक पढ़ा होगा कि जहाँ पर भी लो प्रेशर एरिया होता है वहाँ पर विंड्स अट्रैक्ट हो जाती हैं. से फॉर एग्जांपल अगर ये रीजन लो प्रेशर एरिया हो गया तो जो मानसून विंड्स है ना, गेट अट्रैक्टेड दिस साइड, है ना, इस रीजन में. इसके कारण इंडियन ओशन वाले रीजन में बारिश कम होती है एंड सब्सिक्वेंटली क्या होता है, हमारे यहाँ भी मानसून कम आते हैं. तो यही इस साल होने वाला है. और इस साल ये बहुत ज़्यादा, है ना, इट इज सेड कि ये लो प्रेशर एरिया विच गेट्स क्रिएटेड इट विल बी वेरी इंटेंस, है ना. इसीलिए इसको सुपर एल नीनो बोला गया है. ठीक है. इट इज़ नॉट नॉर्मल अल नीनो. अल नीनो में भी इट इज़ सुपर अल नीनो. मतलब कहते हैं कि इस बार बारिश बहुत 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 कम होगी. ठीक है. इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग भी अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए. फाइन. अब बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में. तो यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट राइस कल्टिवेशन. हाउ राइस कल्टिवेशन इज समहाउ रिलेटेड टू आवर एनवायरमेंट. वेल, अभी करेंटली जो हमारे इंडिया में मोस्टली राइस कल्टीवेशन होता है, ये होता है ट्रांसप्लांटेशन मेथड से. ट्रांसप्लांटेशन मेथड. ठीक है. इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक किसान, फार्मर्स होते हैं, वो एक जगह पे पहले छोटे छोटे पौधे उगाते हैं. देन इट इज़ अगेन प्लांटेड ऐसे, है ना, पानी के अंदर ये
प्लांट किए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? जैसे ये प्लांट है, ये ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, छोटे छोटे जो सैपलिंग्स होते हैं राइस के, और इसके जो नीचे हैं ना, इट इज़ ओवर इरिगेटेड, इट इज़ फ्लडेड। यहाँ पर क्या है, पानी से भरा जाता है, क्योंकि छोटे छोटे जो वीड्स हों, फाइन, जो छोटे छोटे वीड्स हों, वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, पानी की वजह से डेथ हो जाए उनकी। ठीक है, मतलब ये जो वाटर है, वाटर में आपने देखा होगा ना, गांव में जाते होगे, वहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व करते होंगे कि जो राइस के पौधे हैं उनको पानी में उगाया जाता है, मतलब उसके जो नीचे वाले स्तर पे पानी से बिल्कुल फ्लडेड होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि बिकॉज ऑफ, जब पानी भरा होता है तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन जो छोटे छोटे जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वो मर जाएं। इन अदर वर्ड्स, ये जो पानी है ना, इट एक्ट्स एज नेचुरल हर्बिसाइड, नेचुरल हर्बिसाइड। अब ज़रा सोच के देखिए, इस बार तो ऑलरेडी बारिश कम होने वाली है, तो ये जो ट्रांसप्लांटेशन मेथड है जिसमें पानी से बिल्कुल डुबो के रखा जाता है ना, इनके रूट्स को, सैपलिंग्स के रूट्स को, ये पानी की कमी होगी तो हाउ इट विल गेट, है ना, ये हो कैसे पाएगा? हाउ दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन वुड बी पॉसिबल? चांसेस कम है। तो इसके लिए जो मेथड लाया गया है यह है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, DSR, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। नाम से क्या पता लगता है? डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, मतलब ट्रांसप्लांटेशन नहीं करना है, एक जगह उगा के फिर देन इट इज ट्रांसप्लांटेड, ऐसा नहीं करना। डायरेक्टली आप बीज बोइए और वहीं पर उगाइए। अब यहाँ पर एक सवाल है कि पहले तो हम पानी से भर देते थे ताकि वो हर्बिसाइड की तरह काम करें, अब फिर क्या करेंगे? अब सिंपल उसका तरीका है कि आप पानी से नहीं भरेंगे, उसके जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे? हर्बिसाइड यूज़ करेंगे, हर्बिसाइड्स यूज़ करेंगे। मतलब सिंपल है, यहाँ पर बीज बोया जाएगा, बीज धीरे धीरे बड़े होंगे, फाइन, जर्मिनेट करेंगे, छोटे छोटे सैपलिंग्स आएंगे राइस के, और इसको पानी से नहीं भरा जाएगा क्योंकि पानी की कमी है। इसके जगह क्या क्या है, यहाँ पर छिड़का जाएगा हर्बिसाइड्स, ठीक है, हर्बिसाइड्स, ताकि अनवांटेड प्लांट मर जाएं। बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये जो हर्बिसाइड्स छिड़के जाएंगे, इट इटसेल्फ कंटेन सर्टेन पॉइजन, फाइन, ये तो हमारे चावलों में आएंगे ना। तो इस इशू को दूर करने के लिए जो वैरायटी होनी चाहिए राइस की, वो क्या होनी चाहिए? HT वैरायटी होनी चाहिए, यानी कि हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट। ठीक है, हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट, फाइन। गर्मी ज़्यादा है, देख रहे हैं ना आप लोग, है ना, अल नीनो का इफेक्ट है, फाइन। चलिए, तो हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट चाहिए, फाइन। हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट कैसे बनते हैं? इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिड, है ना, हाइब्रिड राइस होते हैं ये, जैसे पूसा इंस्टीट्यूट है, ICAR है, वो हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस प्रोड्यूस करते हैं। तो इससे हमने क्या सीखा? इसमें हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए? नंबर 1, हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में देखा। क्लाइमेट चेंज इज एग्रेवेटिंग द इशूज लाइक अल नीनो इफेक्ट, है ना, दिस ईयर द सुपर अल नीनो इज कमिंग। अगर आपके लेक्चरेट में कुछ टॉपिक्स आते हैं क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड, आप डायरेक्टली एग्जाम्पल डाल सकते हो। अगर आपके ग्रुप डिस्कशन में आते हैं कि हाउ क्लाइमेट चेंज इज इम्पैक्टिंग आवर इंडियन एग्रीकल्चर, आप ये बता सकते हो, ठीक है। बियॉन्ड इट हमारे फूड सिक्योरिटी पे कैसे क्लाइमेट चेंज इफेक्ट कर रहा है, उसमें आप बता सकते हो कि, है ना, इंडिया इज अ कंट्री विद 1.2 बिलियन पॉपुलेशन, है ना, हाउ इट विल फीड इट्स ओन पीपल इफ देर इज क्लाइमेट चेंज, इट इज अफेक्टिंग आवर ओन फूड सिक्योरिटी, वी आर अनेबल टू ग्रो आवर राइस कल्टिवेशन इससे अफेक्ट हो रहे हैं, है ना। राइस इज कंसिडर अ स्टेपल डाइट इन इंडिया, है ना, ज़्यादातर लोग राइस खाते हैं, कैसे हो पाएगा? फाइन। तो इसके लिए हर्बिसाइड टॉलरेंट पौधे, ऊपर से अगर आपके कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना, हाइब्रिड, तो बायोटेक्नोलॉजी से अगर कुछ आपके ग्रुप डिस्कशन है लेक्चरेट में टॉपिक, उसमें आप बता सकते हैं क्लाइमेट चेंज के इशू के सॉल्यूशन में, है ना, वी कैन यूज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड क्रिएट सर्टेन वेराइटी ऑफ राइस, है ना, जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंट है। इट इज़ compatible with the direct seeding of rice, which has emerged as an alternative to transplantation process, which has been a boon to the changing climate, and especially in this year when India and the whole Indo-Pacific is suffering from the super El Nino effect. ठीक है, आप बता सकते हैं इसमें एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, फाइन, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड,
हमारे फूड सिक्योरिटी के इश्यूज हो गए जो कि इकोनॉमिक का एक टॉपिक है ना, आपके क्लाइमेट चेंज हो गए। चलिए आजकल ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, पीपल आर क्रिटिसाइजिंग एथेनॉल। एथेनॉल क्या है? ब्लेंड किया गया है। कुछ साल पहले हमने E10 अचीव किया था, वेरी रिसेंटली E20 हमने अचीव किया। वैसे कहा गया था कि E20 वी वुड बी अचीविंग बाय 2030, लेकिन सरकार ने एक्सेलरेट कर दिया। वी हैव अचीव्ड ओनली वन, अभी लास्ट के ही 1-2 सालों के अंदर ही हमने अचीव कर लिया E20। अब क्या है कि अभी के जो पेट्रोल आ रहे हैं वो ब्लेंडेड है ना, एथेनॉल से। लोग इस पर गुस्सा कर रहे हैं, उनकी जो व्हीकल्स हैं वो माइलेज कम दे रही है, इम्प्योरिटीज आ रहे हैं, ऐसा कंप्लेन है लोगों के। फाइन। तो इसमें सवाल यह है कि हम लोग एथेनॉल प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं? हम लोग एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं राइस से। हमारे पास राइस बहुत एक्सेस में था, है ना, कुछ पुराने राइस भी थे जो ख़राब हो रहे थे, हम उससे प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट सवाल यही है कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं। वैसे टॉपिक डायरेक्टली इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे पॉइंट्स नहीं लगे, बट दिस पर्टिकुलर टाइटल वॉज वेरी कैची बिकॉज अगर आप इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझेंगे ना, तो इसको बहुत ईजिली आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स में यू वुड बी एबल टू ईजिली फिट इट। फाइन। तो एथेनॉल जो बहुत न्यूज़ में है, इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम राइस। अगर राइस से एथेनॉल बनाया जाएगा तो आप खुद सोच के देखिए, हमने अभी अभी बताया था इंडिया जो पॉपुलस कंट्री, यहाँ के लोग राइस खाते हैं। अगर राइस की कमी होगी तो क्या होगा? फूड सिक्योरिटी की इशू होगी, है ना। अगर राइस एथेनॉल बनाने में लग जाएगा तो लोग खाएंगे क्या? इट विल क्रिएट इशू ऑफ फूड सिक्योरिटी। यानी क्या है, इसके इकोनॉमिक इश्यूज हैं, बट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी है। जैसे अभी मैंने बताया था कि राइस को कल्टीवेट होने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए। कैसे? 2 एस्पेक्ट में। पहले तो ट्रांसप्लांटेशन मेथड और दूसरा इरिगेशन। राइस एक ऐसा क्रॉप है ना जिसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, इसीलिए इसको खैरिफ क्रॉप कहते हैं, जो रेनी सीजन में कल्टीवेट होता है। फाइन। ये रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है। तो एक तो ऑलरेडी बारिश कम हो रही है, ऊपर से राइस को यूज़ हम करेंगे एथेनॉल बनाने में, तो उससे ना कि फूड सिक्योरिटी के इश्यूज होंगे, बट उससे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी होगा, क्योंकि पानी राइस में बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। यानी एथेनॉल प्रोडक्शन में पानी बहुत ज़्यादा इनडायरेक्टली खर्च हो रहे हैं, क्योंकि पानी का यूज़ हम लोग राइस प्रोडक्शन में कर रहे हैं, राइस का यूज़ हम लोग एथेनॉल प्रोडक्शन में कर रहे हैं, है ना। और ऑलरेडी इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, है ना। अभी के टाइम में बारिश कम हो रही है, तो नाउ यू आर गेटिंग अ लिंक। फाइन। कि राइस को जो एथेनॉल बना रहे हैं तो इसमें देयर आर इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो मैं यही चाहता था आप थोड़ा इस लिंक को समझें। ओके, चलिए अब आते हैं अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि डायरेक्टली इस टॉपिक में ऐसा ये टॉपिक नहीं है कि डायरेक्टली इट विल कम इन लेक्चरेट, बट इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऐसे टॉपिक्स आते हैं, है ना। जनरली करंट अफेयर में या फिर इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, टेल मी सम 2 to 3 इंटरनेशनल न्यूज़, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एंड इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में मैंने 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोटिस किए, एंड दैट इज़ वाई आई एम ब्रिंगिंग द जिस्ट ऑफ इट। ठीक है, वो 4 पॉइंट्स कौन से हैं? पहला, अमेरिका, यूएस। दूसरा, चोक पॉइंट। तीसरा, ओपेक। एंड चौथा, ईरान। फाइन। इट इज सिंपली टू नो कि व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। अब कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री इज वेरी डायनेमिक, है ना। चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलती है दुनिया में, कैसे कैसे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं अकॉर्डिंगली इंडिया भी अपनी पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, बट दुनिया में क्या चल रहा है पहले ये तो पता होना चाहिए, है ना। तो इन शॉर्ट आई वुड टेल यू कि अभी जो हमने देखा उसमें एक चीज़ तो साफ दिख रही है कि यूएस की हेजेमनी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यूएस जो इतना पावरफुल आफ्टर 1990, है ना, 1990s के बाद या फिर आफ्टर वर्ल्ड वॉर, यूएस हैज एमर्ज्ड एज ए सिंगल सुपर पावर, है ना, 1990s के बाद स्पेशली। वो वर्चस्व हम घटते हुए देख रहे हैं यूएस का। सेकेंड चीज, अ न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर हैज एमर्ज्ड,
है ना, इकोनॉमिक वॉरफेयर कह लीजिए, या चोक पॉइंट्स आर वेपनाइज्ड। चोक पॉइंट्स क्या होते हैं? बहुत सारे दुनिया में ना, जैसे स्ट्रेट ऑफ हरमूज है जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हैं। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? ओके गुड। सो चोक पॉइंट्स जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हैं, इसको वॉर के समय क्लोज करके हम अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं, हम उसको एज अ बार्गेनिंग टूल यूज़ कर सकते हैं। यही ईरान ने किया, है ना। आपने देखा था ना, स्टेट ऑफ हरमूज स्टेट को बिल्कुल चोक कर दिया। यूएस एंड द होल वर्ल्ड इज सफरिंग, हमारे एलपीजी के रेट्स बढ़ चुके हैं, है ना, पता ही है सब आपको, आजकल सोशल मीडिया पे ये भरे हुए हैं। तो दूसरा क्या है, चोक पॉइंट्स हैव इमर्ज्ड एज अ टूल ऑफ वॉरफेयर। तीसरा क्या है, ओपेक। ओपेक एक ग्रुपिंग है कंट्रीज़ की जो कि पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये ने अपने कार्टेल बना रखे हैं, है ना, कि सब सिंगल प्राइस पे एक्सपोर्ट करेंगे। उसमें क्या हुआ कि ये जो कार्टेल है ना, वीक पड़ रही है आजकल। यूएई जो कंट्री है, इसने ऑलरेडी एग्जिट कर दिया ओपेक से। तो इसके दो चीज़ें हैं, अब आने वाले समय में हो सकता है कि पेट्रोल के प्राइसेस घटें, है ना, क्योंकि ये मोनोपोली स्टैब्लिश करने की कोशिश करता था, चाहते थे कि ऑयल के प्राइसेस एक लेवल पे मेंटेन रहें, है ना। ओपेक का रोल था ये। और अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन पे भी कोई लिमिट नहीं होगी, है ना। तो ये कार्टेल अब वीक पड़ रही है, यानी कि इंडिया के पास दो ऑप्शन है, चीपर ऑयल खरीद सकता है इन द टाइम्स टू कम, एंड इंडिया हैज़ मोर अपॉर्चुनिटी टू बाय द ऑयल। मतलब इंडिया कैन डाइवर्सिफाई इट्स एनर्जी रिसोर्सेज टू अदर कंट्रीज लाइक यूएई, बिकॉज यूएई इज नाउ नो मोर पार्ट ऑफ ओपेक, ठीक है। एंड फोर इज ईरान। फॉर डिकेड्स कंट्रीज लाइक यूएस हैज़ बीन मेकिंग अ प्रोपेगेंडा दैट ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, दे आर irrational actors, they are irresponsible actors. Fine, democracy cannot exist in these countries, and these countries are prone to war. But this what do you say, propaganda or kind of narrative has been challenged in recent war, because Iran has worked very responsibly, है ना। Iran in this war has maintained the restraint, has worked responsibly. So in the times to come, India and Iran can have good relations also. Fine. So हम ये क्यों समझें? हमने ये इसलिए समझा क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर इंटरनेशनल कंटेक्स्ट आपको पता होना चाहिए बिफोर वी सेट टू डिफाइन आवर ओन फॉरेन पॉलिसी, है ना। इंडिया इज जस्ट एन एक्टर ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, और इंडिया वही करेगा जो स्टेज के अनुसार करेगा। मतलब दुनिया में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली इंडिया विल ट्राई टू सेट इट्स ओन एजेंडा। वेरी सिंपल। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने कंटेक्स्ट समझ लिया कि दुनिया में क्या चल रहा है। फाइन, जैसा कि मैंने बताया था, कुछ चोक पॉइंट्स हैं। चोक पॉइंट्स इंक्लूड वैसे पॉइंट्स जिनको अगर क्लोज कर दिया जाए तो दूसरे कंट्रीज सफ़र करेंगे। से फॉर एग्जांपल आपको पता होगा यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हरमूज, जिसको ईरान ने क्लोज कर दिया था। दूसरा है यहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का, यहाँ बाबा मंडप स्टेट है, ठीक है। यहाँ पाक स्टेट है, वेरी वेरी फेमस। फाइन, यहाँ पर सुंडा स्ट्रेट है, ठीक है। उसी प्रकार से देखें तो यहाँ पर बोस्फोरस स्टेट भी है, ऊपर के साइड में है ना, ठीक है। कर्च स्टेट भी है। फाइन, यहाँ पर एक्चुअली क्लियर नहीं है। यहाँ पर मोजाम्बिक स्टेट है। ओके, तो बहुत सारे ये जो स्टेट है ना, दे कनेक्ट ड्यूरिंग द ट्रांसशिपमेंट, है ना। कुछ ऑयल एंड गैसेज जो ट्रांसपोर्टेशन हो, इनको अगर ब्लॉक कर दिया जाए ना, तो एक न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर हैज इमर्ज्ड। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के हमने कंटेक्स्ट समझ लिया, अब समझते हैं कि आजकल क्या चल रहा है। देखिए आगे के दो आर्टिकल्स पे मैं चाहता हूँ आप ध्यान दें, है ना। वेरी रिसेंटली पीएम इंडोनेशिया गए थे विजिट के लिए, ठीक है। एंड उसी प्रकार से अगर कुछ समय पहले की बात करें तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है? इसमें सिंपल आपको दिखेगा कि दोनों रीजन, यानी कि इंडोनेशिया हो या जापान हो, दोनों रीजन कहाँ है? इंडो पैसिफिक में,
जो 6 दिन के टूर पे निकले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो डिफरेंट डिफरेंट इंडो पैसिफिक के कंट्रीज़ को विजिट करने वाले हैं। मतलब इन द टाइम्स टू कम इंडो पैसिफिक रीजन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, होल्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। ठीक है, इस पे हमारा फोकस बहुत ज़्यादा जा रहा है। ऐसा क्यों जा रहा है? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो यूएस है वो इंडो पैसिफिक में इंटरेस्ट को खो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, इंडो पैसिफिक में जो इंटरेस्ट है यूएस का धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ऐसा क्यों ख़त्म हो रहा है, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ इस मैप के अनुसार आप समझें। अभी कुछ समय पहले की बात है, इट इज़ नॉट वर्किंग। अभी कुछ समय पहले की बात है, कुछ जो यूएस है यूएस हैज़ लॉस्ट इट्स फोकस ऑन इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि यूएस हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मागा डॉक्ट्रिन, है ना, दैट इज मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, यूएस हैज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इट्स न्यू नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी एनएसएस। इसमें उस स्ट्रैटेजी में इसने साफ साफ बताया है कि यूएस विल नॉट फोकस ऑन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर मोर, है ना, रादर यूएसए हैज़ कीन इंटरेस्ट इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। मतलब यूएसए विल फोकस ऑन द नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वाला पार्ट। इसलिए देखा गया है कि वेनेजुएला पे उसने अटैक कर लिया, ग्रीनलैंड को हटाने की बात की। फाइन, तो अगर यूएसए ईस्ट में इंटरेस्ट अपना कम कर देगा, इसका मतलब सिंपल है कि उसको अब चाइना से लेना देना नहीं है। और इंडिया क्या करता था? इंडिया करता था चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडिया लेता था यूएसए से मदद। अब आप खुद सोचो कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मतलब यूएस और चाइना दोनों आपस में दुश्मन थे, एंड दैट इज़ वाई वी वर हैविंग गुड रिलेशन विथ यूएस। इंडिया वाज यूजिंग यूएस टू काउंटर चाइना इन दिस रीजन। बट आप खुद एक बार सोच के देखो, अगर यूएस और चाइना की एनिमिटी डाइल्यूट हो जाए, है ना, तो हाउ इंडिया वुड बी एबल टू यूज़ यूएस टू काउंटर चाइना? नहीं कर पाएगा ऐसा। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो यूएसए को अब चाइना में उतना इंटरेस्ट है नहीं, है ना, मतलब हम लोग यूएस की मदद से चाइना को काउंटर बहुत स्ट्रांगली तो कर नहीं पाएंगे, है ना। तो इंडो पैसिफिक में भी यूएसए का इंटरेस्ट घट रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में इंडिया हैज़ टू मेक अलायंस। फाइन, ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा? ऐसे सिचुएशन में इंडिया हैज़ टू मेक अलायंस। किससे? इंडो पैसिफिक के कंट्रीज से। कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? एक इंडोनेशिया हो गया, एक जापान हो गया। इसीलिए हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर दौरा पे निकले हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन के जो कंट्रीज़ हैं उससे हमारे संबंध बेटर स्थापित हो सके। फाइन, और इसी में आप देखेंगे कि जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया आए थे, क्योंकि जापान हैज़ ऑल्सो कॉमन एनिमिटी विथ चाइना, है ना। हमारे भी बाउंड्री डिस्प्यूट है चाइना के साथ, जापान के भी बाउंड्री डिस्प्यूट है चाइना के साथ। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कौटिल्य की स्ट्रैटेजी है ना, सप्तांग थ्योरी, सप्तांग नहीं, मंडल थ्योरी है, सॉरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडोनेशिया गए, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे मिले थे। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया आसियान रिलेशन, है ना। इंडोनेशिया इज एन आसियान कंट्रीज। आसियान कंट्रीज आपको पता होगा, ग्रुपिंग ऑफ 10 to 11 कंट्रीज इन दी इंडो पैसिफिक रीजन, है ना। हम लोग एक्टिस्ट के बारे में बात करते हैं, लुकिस्ट के बारे में बात करते हैं, बीमस्टेक के बारे में बात करते हैं, आईएमटी कॉरिडोर के बारे में बात करते हैं, कालादान प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, है ना। इन सब में क्या है, आसियान कंट्रीज़ का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग एक्सपेंडेड सागर इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हम लोग महासागर पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं, हम लोग एक्सटेंडेड नेबर के बारे में बात करते हैं, है ना। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में हम जितना एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं उन सब में ये इंडो पैसिफिक को छोटे छोटे जो कंट्रीज़ हैं ना आसियान के, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी में से एक कंट्री है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको मिल जाएगा, है ना। यू फाइंड इट हेयर, फाइन, यू फाइंड इट हेयर, दिस इज़ इंडोनेशिया। इसका बहुत बड़ा रोल है इंडिया के लिए। कैसे? हम लोग ध्यान से समझते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले थे मुझे, एंड आई फाउंड इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेल। फाइन, सबसे पहले जो इंडोनेशिया है उसमें निकल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं। निकल एक एलिमेंट है
जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोड्यूस करने में इसका रोल है। यानी कि हम लोग रीन्यूएबल्स की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हम लोग पॉल्यूशन को कम करना चाहते हैं, है ना, डीकार्बनाइज करना चाहते हैं, उसमें निकल का बहुत बड़ा रोल है। एंड दैट इज़ वाई अगर इंडोनेशिया से हम लोग हमारे रिलेशंस अच्छे होते हैं, इट विल बी अ गुड बेनिफिट टू कंट्री एज वेल, है ना, हमारा देश के लिए बढ़िया है। इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में इंडोनेशिया जो है ना, उसका सेंट्रल रोल है, बीच में पाया जाता है। मतलब इट इज़ लोकेटेड एट अ स्ट्रैटेजिक प्लेस, जहाँ पर ठीक ठाक ये निगरानी रख सकते हैं, है ना, सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन है, उस पर क्या है, उन लेंस पे ठीक ठाक ये सुपरविज़न रख सकते हैं। फाइन। उसके अलावा देखते हैं, हम लोग चाइना को काउंटर करने के लिए एक डायलेमा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मतलब वी क्रिएट अ डेटरेंस थ्रू मलक्का स्ट्रेट। जैसे कि मैंने बताया कि अभी रिसेंटली हॉर्मुज स्टेट को वेपनाइज किया ईरान ने, उसी प्रकार से इट ऑल्सो सेंड्स अ मैसेज टू चाइना कि इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस वी कैन ऑल्सो ब्लॉक मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट क्या है, मैं चाहता हूं आप जरा ध्यान से देखें। ये है स्टेट ऑफ मलक्का, ये है स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है। तो ये जो चाइना है, इसके पास जो ऑयल एंड गैसेस हैं, ये ऐसे जाते हैं, सॉरी ऐसे जाते हैं, ठीक है, यहाँ से गए, यहाँ गए, यहाँ गए। अब देखो इंडिया जो है इसको चाहे तो ब्लॉक कर सकता है, ब्लॉक कर देगा तो चाइना विल सफ़र फ्रॉम एनर्जी इनसिक्योरिटी, है ना, एनर्जी सिक्योरिटी जो है इसके डाइल्यूट हो जाएंगे, इसके वायलेट हो जाएंगे। फाइन। और यही इसी को कहते हैं मलक्का डायलेमा। क्यों? क्योंकि चाइना डरता है कि कहीं वॉर के समय इंडिया कहीं ये मलक्का स्टेट बंद ना कर दे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब एक हो गया मलक्का डायलेमा। ब्रह्मोस खरीदने की बात कर रहा है, ब्रह्मोस हमारे क्रूज मिसाइल हैं, है ना, इंडोनेशिया खरीदने की बात करता है। हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट के लिए इट इज़ अ गुड कंट्री, है ना, वेरी रिलायबल पार्टनर, ठीक है। और इंडोनेशिया ऑल्सो हैज़ द बाउंड्री डिस्प्यूट 9 डैश लाइन, जो साउथ चाइना सी में जो आइलैंड्स एंड जो टेरिटरी है ना, जो मैरीटाइम रीजन है चाइना जो क्लेम करता है ना, उसमें एक छोटा सा आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम है नटूना आइलैंड। ये इंडोनेशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी आता है। तो इंडोनेशिया ऑल्सो हैज़ मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट विद चाइना, वी ऑल्सो हैव मैरीटाइम, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। फाइन। तो इसके लिए भी टुगेदर वी इंडिया एंड इंडोनेशिया टुगेदर कैन काउंटर चाइना इन इंडो पैसिफिक। तो इसीलिए कहते हैं कि इंडोनेशिया, कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया एंड जापान, ठीक है, ये इंडोनेशिया हो गया और ये जापान हो गया, कैन काउंटर चाइना। तो इस बार हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ठीक है, ये इंडो पैसिफिक रीजन, उसमें एक इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, और इस तरीके से हम बहुत सारे कंट्री से मिलकर हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूएसए अब इंटरेस्ट खो दिया है ना, हैज़ लॉस्ट इट्स इंटरेस्ट इन दिस रीजन, इट विल फोकस मोर ऑन दिस रीजन। MAGA, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। और ग्रेट अगेन कैसे होगा? सीधी बात है, यूएस की पुरानी स्ट्रैटेजी रही है, जब बहुत स्ट्रांग रहता है तो पूरे दुनिया पे राज करने की बात करता है, और जब वीक पड़ जाता है तो सोचता है खुद को आइसोलेट कर ले। क्यों आइसोलेट? इट इज़ वेरी सिंपल फॉर यूएस टू आइसोलेट इटसेल्फ। इतना बड़ा तो ओशियन है बीच में, अटलांटिक ओशियन इसको सेपरेट करता है, यहाँ पर कोई मिसाइल्स वगैरह अटैक जल्दी होते नहीं है ना। यूएस हैज़ नॉट फॉट एनी वॉर ऑन इट्स ओन लैंड, ये दूसरे लैंड पे जा करके है ना वॉर लड़ा है ना। एग्जाम्पल्स इंक्लूड अफगानिस्तान, सीरिया में वॉर हो गए, सब यूएस दूसरे की ज़मीन पे लड़ा है वॉर, अपनी ज़मीन पे नहीं। एक अटैक मुश्किल से यूएस में हुआ एंड 9/11 अटैक कहते हैं, अदरवाइज कभी अटैक नहीं हुआ यूएस पे, ठीक है। फाइन। तो आज हमने न्यूज़पेपर को बहुत हॉलिस्टिकली कवर करने की कोशिश की, हम लोग कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश किए, वेरियस टॉपिक्स को हमने अलग अलग वेराइटी ऑफ टॉपिक्स हमने कवर करने की कोशिश की, स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी के इशूज़, अग्निवीर वाले इशूज़ थे, है ना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड, एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड, इंटरनेशनल रिलेशन से, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी से एसोसिएटेड, है ना। फाइन। बायोटेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड, हमने बताया था कैसे बायोटेक्नोलॉजी हेल्प करता है। पूसा इंस्टीट्यूट नए वैरायटी ऑफ राइस लाते हैं जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंट है, हर्बिसाइड्स उनके ऊपर काम कर सकते हैं। फाइन। सो आई होप
द सेशन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। आप न्यूज़पेपर को इसी प्रकार से फॉलो कीजिए। आप अगर खुद से भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो परेशान नहीं होना है ना। कोई न्यूज़ अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना, चैट जीपीटी पे जाना है, टाइप करना है, ठीक है, व्हाट इंडिया इज़ डूइंग, है ना, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज़ वर्किंग इन विच इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, आप धीरे धीरे डालिए, वेरी इजली वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बाकी बाकी परेशान नहीं होना है ना। आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। एंड होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट एवरीवन, गुड लक, जय हिंद।